गुड आफ्टरनून रश्मि बेटा, कैसे हो? हाउ आर यू? हाँ बंटी बेटा, कैसे हो तुम? मैं भी ठीक हूं बेटा। बस 5 मिनट वेट करते हैं, देखते हैं कौन ज्वाइन करेगा, देन उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। हाँ, पिछली बार हमने क्या पढ़ाया था आपको बेटा, याद है कुछ? न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया पढ़ाए थे ना। और न्यूट्रिशन में हम आपको बताए थे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फिर हम आपको बताए थे ज्यादातर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया 3 टाइप्स के हो सकते हैं। क्या क्या? सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सैप्रोट्रॉफिक 2 तरह के, ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफ्स एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। सिंपली इसी तरह पैरासिटिक बैक्टीरिया भी 2 टाइप्स की, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया 2 टाइप्स के बताए थे, फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हो गया ना? आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। Respiration in bacteria. बस 5 मिनट रुकिए बेटा आप। अरे कहाँ गए बाकी लोग यार? पांच मिनट वेट कर ही लेते हैं बेटा। हाँ, सौम्या ने ज्वाइन किया है, सौम्या सिंह। गुड आफ्टरनून सौम्या बेटा, कैसे हो? मैं भी ठीक हूं बेटा। चलो भाई स्टार्ट कर ही देते हैं। हाँ, तेज प्रताप यादव, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ जी, तो हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। बैक्टीरिया फूड को ब्रेक करते हैं, एनर्जी निकालते हैं। हम में भी रेस्पिरेशन होती है, लेकिन हम में रेस्पिरेशन होती है सेल्स के अंदर
2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एक स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप क्रेब्स साइकिल। ठीक है ना। तो हम बोलेंगे रेस्पिरेशन के हिसाब से बेटा बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं। एक एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, और दूसरा एनारोबिक बैक्टीरिया। यस, एनारोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया में ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, और एरोबिक बैक्टीरिया में एरोबिक बैक्टीरिया में ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, और एनारोबिक बैक्टीरिया में ब्रेक डाउन ऑफ फूड होती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। राइट। तो यहां पर हम लिखेंगे ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड हियर। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड हियर। किस लिए ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है? फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। और यहां पर ऑक्सीजन इज नॉट यूटिलाइज्ड। ऑक्सीजन के बगैर ही यहां पर ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, एनर्जी फूड से निकलती है विदाउट ऑक्सीजन। राइट बेटा जी, एरोबिक बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे हमने न्यूट्रिशन के हिसाब से बताया था, उसी तरह हम ग्राफ में ही समझाएंगे, ये फ्लो चार्ट में ही बताएंगे। एक ऑब्लिगेट एरोब्स या ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया, और दूसरा फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया और फैकल्टेटिव एनारोब्स। राइट। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब है स्ट्रिक्ट एरोब्स। स्ट्रिक्ट एरोब्स का मतलब है इनके पास भैया कोई ऑप्शन नहीं होता, इनको ऑक्सीजन यूज करना ही पड़ेगा। दे आर स्ट्रिक्ट एरोब्स। इनको अगर ब्रेक डाउन ऑफ फूड करना है तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिला तो दे कैन नॉट अंडरगो रेस्पिरेशन, दे कैन नॉट ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। इसीलिए मैंने लिखा स्ट्रिक्ट एरोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब इनमें ऑप्शन होता है। दे आर बेसिकली एरोबिक। बेसिकली ये एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब फूड को ब्रेक करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट अगर ऑक्सीजन नहीं मिला, बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ये सर्वाइव करेंगे, बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब तब ये ब्रेक करेंगे फूड को इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे ऑब्लिगेट एरोब्स के एग्जाम्पल में एजोटोबैक्टर, एक बैक्टीरियम है उसका नाम एजोटोबैक्टर। और यहां हम एग्जाम्पल में लिखेंगे एसिटोबैक्टर एसिटी। एसिटोबैक्टर एसिटी बेटा, एसिटोबैक्टर एसिटी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटी। और दूसरा एग्जाम्पल हम लिखेंगे हाँ जी, दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे क्लॉस्ट्राइडियम टेटानी। क्लॉस्ट्राइडियम टेटानी, क्लॉस्ट्राइडियम टेटानी। राइट। अब देखिए एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा?
obligate anaerobes and facultative aerobes. Obligate anaerobes and facultative aerobes. तो ऑब्लिगेट एनारोब्स में हम लिखेंगे दे आर स्ट्रिक्ट एनारोब्स. स्ट्रिक्ट एनारोब्स का मतलब है ये हमेशा ब्रेक डाउन ऑफ फूड करेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सर्वाइव नहीं करेंगे. दे कैन नॉट सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. दे आर कंप्लीटली एनारोबिक. एग्जाम्पल में हम लिखेंगे क्लॉस्ट्राइडियम बोटुलिनियम. को क्लॉस्ट्राइडियम बोटुलिनियम. राइट. फैकल्टेटिव एरोब्स में बेटा दे आर इसका ऑपोजिट. दे आर बेसिकली क्या? दे आर बेसिकली एनारोबिक बैक्टीरिया. मतलब बेसिकली ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. दे आर बेसिकली एनारोबिक, बट अगर ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी फूड को ब्रेक करेंगे, बट कैन बिकम एरोबिक. But can become aerobic in presence of oxygen. In presence of oxygen. Example में हम लिखेंगे fermentation bacteria. Fermentation bacteria. जितने भी fermentation bacteria हैं वो सारे. लेकिन आपको मैं याद दिला दूं बेटा, एसिटोबैक्टर एसिटी भी एक फर्मेंटेशन बैक्टीरियम है. तो फर्मेंटेशन बैक्टीरियम सारे फैकल्टेटिव एरोब्स हैं, एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट एसिटोबैक्टर एसिटी. एसिटोबैक्टर एसिटी क्या है? इट इज अ फैकल्टेटिव एनारोब. क्लियर है ना? अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, अगर नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो. हाँ, सारे लोग डन कर. रश्मि स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. हाँ रश्मि, ओके. चलते हैं अगले पेज पे. हमारा अगला वाला टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. न्यूट्रिशन हो गया और रेस्पिरेशन हो गया, देन न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया. रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. ठीक है जी. तो बैक्टीरिया में बेटा 3 मेथड्स से रिप्रोडक्शन होती है. कितने मेथड्स से? 3 मेथड्स. या आप 3 मेथड्स मत ही, मैं डायरेक्टली बोलूंगा 2 मेथड्स. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड्स. तो बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. एंड बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है. लेकिन ध्यान से सुनना बेटा जी, बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता.
मैं यहां पर ही इसको खत्म कर देता हूं। नो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर क्या? इनमें रिप्रोडक्शन होती है दैट लुक्स लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इज नॉट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट a type of gene rearrangement occurs। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, सिर्फ इनमें जीन्स का रीअरेंजमेंट होता है। वो जीन्स का रीअरेंजमेंट लगता तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं। तो बचा क्या? मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें क्या बचा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखियो, द मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? तो पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? Asexual reproduction occurs by the method of binary fission. It also occurs by the method of endospore formation. Endospore formation. And it also occurs by means of cyst formation. Cyst formation. तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया का बाइनरी फिशन देखेंगे, राइट? हाँ जी बेटा, 1 मिनट मैं देखूंगा कुछ डायग्राम वगैरह अगर मिला तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। एक मिनट बस, बस बेटा हो गया। बस हो गया, ये देखो। ये देखो भाई, मुझे पहले बताओ ये डायग्राम दिखाई दे रहा है क्या? इज इट विजिबल? हाँ, तो बैक्टीरिया का बाइनरी फिशन दिखाया है बेटा जी। बैक्टीरिया के बाइनरी फिशन से रिलेटेड 2-4 पॉइंट्स आपको बहुत जरूरी है याद रखना। सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन में एक पेरेंट सेल, तो ये पेरेंट सेल है ना, दिस इज पेरेंट सेल। ये पेरेंट सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बनाता है, दीज 2 आर डॉटर सेल्स, है ना? लेकिन ये पेरेंट सेल डिवाइड होने से पहले जरूरी बात यह है कि डीएनए इसका डुप्लीकेट होना चाहिए। डीएनए का डुप्लीकेशन मतलब डीएनए का जेरोक्सिंग। जेरोक्सिंग समझते हैं? अगर हम किसी पेज को जेरोक्स करते हैं ना तो 2 कॉपीज बनाते हैं ना, एग्जैक्टली एक कॉपी पे जो लिखा होगा वो दूसरी कॉपी पे भी लिखा होगा।
डीएनए में कैपेबिलिटी होती है खुद को जेरोक्स करने की। डीएनए की सेल्फ जेरोक्सिंग को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। आप यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन भी लिख सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट डीएनए का रेप्लिकेशन होना। एक डीएनए कॉपी एक डॉटर सेल के अंदर जाएगा, आप देख सकते हो, और दूसरा डीएनए कॉपी दूसरे डॉटर सेल के अंदर। अगर डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं हुआ तो डॉटर सेल्स बनेंगे नहीं, तो डिवीजन नहीं होगा। समझ रहे हैं बात? प्लस दूसरी बात याद रखनी पड़ेगी, बाइनरी फिशन इन केस ऑफ बैक्टीरिया occurs by amitotic division. एमाइटोटिक डिवीजन। बेटा आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में आपने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं? मैं पूछूंगा नहीं, माइटोसिस मियोसिस पढ़ा है, हाँ या ना? सेल डिवीजन पढ़ा होगा 9th क्लास में, माइटोसिस मियोसिस। लेकिन बेटा यहां पर ना मैंने माइटोसिस लिखा ना मियोसिस लिखा, यहां पर मैंने कुछ और ही लिखा, एमाइटोसिस। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एमाइटोसिस इज दैट डिवीजन which occurs without the formation of spindle fibers. Without the formation of spindle fibers. अब बोलोगे सर ये स्पिंडल फाइबर्स क्या है? देखो, जब माइटोसिस होगा, माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन जब होता है ना सेल्स में, बेटा आपने देखा होगा उन सेल्स में कुछ इस तरह के वो स्ट्रक्चर्स बनते लाइक दिस। माइटोसिस और मियोसिस में स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स अरेंज होते हैं, फिर इन्हीं स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स के ऊपर क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं। याद आया कुछ? जब सेल्स का डिवीजन होता है माइटोसिस और मियोसिस से, तो पहले स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और इन्हीं स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं, अरेंज होते हैं लाइक दिस। है ना? याद आया कुछ? ये स्पिंडल फाइबर्स। राइट। स्पिंडल फाइबर्स बेटा जी किस चीज के बने होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना? माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीनेशियस ट्यूब्यूल्स हैं, उन्हीं के स्पिंडल फाइबर्स बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स बेटा सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते ही नहीं है। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक, है ना? बताओ, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक? हाँ बंटी, सौम्या, रश्मि, तेज प्रताप, बैक्टीरिया यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। अगर बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है तो उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होंगे ना? होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। हाँ, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है तो स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे क्या?
नहीं बनेंगे स्पिंडल फाइबर्स भी। तो वही मैंने लिखा, डिवीजन ऑकरिंग विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, दिस डिवीजन इज नोन एज amitotic division. And binary fission in bacteria occurs by means of which division? Amitotic division. क्या समझे? Binary fission in bacteria occurs by means of which division? Amitotic division. Right? आप ये पॉइंट याद रखेंगे जिंदगी भर। तो मैंने क्या बोला? बाइनरी फिशन in bacteria occurs by means of a mitotic division, right? Mitotic division. और बाइनरी फिशन में आप देख ही रहे हो, वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, राइट? बट बिफोर डिवीजन न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियस का मतलब डीएनए का क्या होगा? जेरोक्सिंग, डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन। ठीक है, एक और पॉइंट आप याद रखोगे, अंडर फेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरियल सेल्स डिवाइड एवरी 20 मिनट्स। क्या मैंने कहा? अंडर फेवरेबल कंडीशंस, under favorable conditions bacterial cells divides after every 20 minutes. ठीक है, समझ आई बात? तो बाइनरी फिशन में हमने क्या सीखा? वन बैक्टीरियल सेल, वन पेरेंट बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स इनटू टू daughter cells. Each daughter cell receives one copy of the DNA of the parent cell. दूसरी बात, हर 20 मिनट के बाद बैक्टीरियल सेल डिवाइड हो जाएगा अगर कंडीशन सही रही, अगर कंडीशंस फेवरेबल रही। तीसरी बात, बाइनरी फिशन जो बैक्टीरिया में होता है वो होता है कौन से डिवीजन से? एमाइटोटिक डिवीजन से, राइट? बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हो गया ना? हाँ, रश्मि, बंटी, बेटा स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। ओके, नेक्स्ट वाला मेथड, हमारा अगला मेथड जो है दैट इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन मैं पहले देखूंगा, अगर डायग्राम मिला तो आसान हो जाएगा। एक मिनट बेटा, बस हो गया, ऑलमोस्ट डन।
बस बस हो गया। ये रहा यहां पर एंडोस्पोर फॉर्मेशन का डायग्राम। हाँ, डायग्राम दिखाई दे रहा है ना बेटा? हाँ, तो देखिए, पहले मैं आपको एंडोस्पोर फॉर्मेशन बताऊंगा, फिर एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर बताऊंगा। सेकेंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन। आप बेटा देख सकते हैं यहां पर कुछ डायग्राम्स हमने बनाए हैं। व्हाट आर दीज डायग्राम्स? उनको बताने से पहले आप याद रखिए, एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशंस मतलब ऐसी कंडीशंस जिन कंडीशंस को बैक्टीरिया पसंद ना करे। अनफेवरेबल कंडीशंस मतलब ऐसी कंडीशंस जो बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है, जिन कंडीशंस में बैक्टीरिया मर सकता है। तो उन कंडीशंस में ये एंडोस्पोर बनाता है प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या करते हैं बैक्टीरिया? आप देखिए, बैक्टीरिया का सेल, वेजिटेटिव सेल दिखाई दे रहा है। ये दिस इज द वेजिटेटिव सेल। बैक्टीरिया का वेजिटेटिव सेल मतलब अभी ये रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, दिस इज नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। जैसे ही इस बैक्टीरिया वेजिटेटिव सेल को पता चला कि बाहर मेरे लिए कंडीशन सही नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, तो ये अपने अंदर का पूरा प्रोटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। प्रोटोप्लाज्म का कॉन्ट्रैक्शन, ध्यान से सुनिएगा। ये अपने प्रोटोप्लाज्म को एक्यूमुलेट करेगा, सेल के अंदर ही एक जगह पर जमा करेगा। पूरे प्रोटोप्लाज्म को एक्यूमुलेट कर देगा। आप देख रहे हैं धीरे धीरे प्रोटोप्लाज्म जमा हो रहा है। तो प्रोटोप्लाज्म को एक्यूमुलेट किया छोटे से रीजन में, सेल में जमा किया एक जगह पर पूरे प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल सारी चीजें होंगी, 70 राइबोसोम, एवरीथिंग। फिर इस एक्यूमुलेटेड प्रोटोप्लाज्म के ऊपर एक कवरिंग बनाएगा। दिस इज एक्यूमुलेटेड प्रोटोप्लाज्म, और इस प्रोटोप्लाज्म के ऊपर कवरिंग बना देगा। इस कवरिंग को बेटा आप रेड से दिखाई दे रहा होगा, इस कवरिंग को स्पोर कोट बोलते हैं, है ना? और जो बाकी सेल रहेगा ना बैक्टीरिया का, ये खाली सेल रहेगा। दिस इज एम्प्टी स्ट्रक्चर। बड़ा सा बैक्टीरियल सेल जो था, इट इज नाउ एम्प्टी स्पेस, क्योंकि उसी एम्प्टी स्पेस के अंदर अपने बैक्टीरिया ने क्या किया? बैक्टीरिया ने पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म जमा कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, प्रोटोप्लाज्म के बाहर एक कवरिंग बना दिया, स्पोर कोट। ठीक है, और ऐसे ही रहेगा रेस्ट में, कुछ काम नहीं करेगा। जब कंडीशंस बेटा फेवरेबल आएंगे, इन फेवरेबल कंडीशंस ये अपना बैक्टीरियल सेल से, इस एम्प्टी सेल से बाहर निकलेगा, आ गया ना फ्री एंडोस्पोर, और जर्मिनेट होके वापस नया वाला बैक्टीरियल सेल बना देगा। मतलब आप ये बोलिए कि एक्चुअली ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है, एक्चुअली ये है मेथड किसका? इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशंस। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन ऑकर्स किस लिए? इट इज फॉर प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन ऑफ क्या समझे? अब सवाल ये है कि ये जो एंडोस्पोर है, इसमें ऐसा क्या चीज होता है कि इसको खतरनाक अनफेवरेबल कंडीशन से कुछ नहीं होता। अगर पूरा का पूरा सेल, अगर ये पूरा का पूरा एम्प्टी सेल खत्म भी हो गया, क्रश हो गया, लेकिन एंडोस्पोर जिंदा रहेगा। व्हाट इज इन दिस एंडोस्पोर? क्या चीज है इसमें भाई? जरा हम एंडोस्पोर वाला डायग्राम देखेंगे। मुझे अगर मिला तो ठीक, नहीं तो फिर मैं हाथ से बनाऊंगा। वेट कीजिए। बस मिल गया। थोड़ा सा सब्र कीजिए, हल्का सा। ये मैंने डायग्राम लाया फिर से एक और। एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर इस डायग्राम में दिखाएंगे, राइट। तो एंडोस्पोर जो बैक्टीरिया में बनता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, खुद को बचाने के लिए वो एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर ये रहा। हाँ, शायद ये डायग्राम तुम लोग को बेटा दिखाई दे रहा होगा। मेरे को बताओ हाँ या ना। इज इट विजिबल क्लियरली? ये क्लियरली विजिबल है ना बेटा? हाँ बंटी, सौम्या, देखिए भाई, आप देखिए ये एम्प्टी बैक्टीरियल सेल। देखो, स्पोर मदर सेल इसने बोला है इसको, या स्पोरांजियम। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर ना एंडोस्पोर बनेगा। पूरा का पूरा देखिए डीएनए, पूरा प्रोटोप्लाज्म सेंटर में एक्यूमुलेट हो गया। इस प्रोटोप्लाज्म के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आ गई। अब ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है क्या भाई? आप देखिए, प्रोटेक्टिव कवरिंग में सबसे बाहर वाला कवरिंग जो पिंक कलर से इसने दिखाया है, दिस बाहर वाला कवरिंग इज नोन एज एक्सोस्पोरियम, राइट। एक्सोस्पोर बाद आपको स्पोर कोट ग्रीन कलर से दिखाई देगा। स्पोर कोट दिखाई दे रहा है ना? स्पोर कोट के बाद बेटा एक और कवरिंग है जो हल्के से ओशन ब्लू कलर से दिखाया है, दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स। ठीक, कॉर्टेक्स के बाद कोर वॉल, जो मैरून कलर से दिखाया है, कोर वॉल, राइट। कोर वॉल के बाद स्पोर कोर। ये स्पोर कोर मतलब जो प्रोटोप्लाज्म जमा हुआ था, एक्यूमुलेट हुआ था, वही प्रोटोप्लाज्म। और इसी स्पोर कोर के अंदर ये रहा मेन चीज, दैट इज डीएनए। बताओ इसमें कोई दिक्कत समझने में? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस। हाँ बंटी, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस। नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल रहा हूं ना, ये वाला ना, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस। मतलब ये बैक्टीरियल सेल अपने सराउंडिंग में एंडोस्पोर बनाता है। कब? अनफेवरेबल कंडीशंस में। कब?
जब इसको बचना होता है अनफेवरेबल कंडीशन से तभी बनाएगा ना, क्या समझे? ठीक है ना? तो मैंने क्या बोला, ये एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर देखो कितना टफ है। सबसे बाहर एक्सोस्पोरियम, जरा हम देखेंगे इस एक्सोस्पोरियम में क्या क्या चीज है भाई। देखो, अगर मैं बैक्टीरियल एंडोस्पोर का एक्सोस्पोरियम बताऊं, एक्सोस्पोरियम सबसे बाहर वाला कवरिंग, डायग्राम में पिंक कलर से दिखाया है एक्सोस्पोरियम, मैं ये फिर से दिखा रहा हूं, दिस इज एक्सोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम बेटा दो चीजों का बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, राइट। एक्सोस्पोरियम के बाद हल्का ग्रीन कलर का स्पोर कोट, स्पोर कोट, स्पोर कोट बेटा लिपिड प्रोटीन और सल्फर का बना होता है, लिपिड प्रोटीन प्लस सल्फर, राइट। स्पोर कोट के बाद बेटा ये हल्का सा स्काई ब्लू कलर का जो है ये इट इज कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में क्या चीज होती है आप देख लो, कॉर्टेक्स में डाइपिकोलिनिक एसिड प्लस पेप्टाइडोग्लाइकन, कॉर्टेक्स में होता है पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस डाइपिकोलिनिक एसिड या कैल्शियम डाइपिकोलिनेट, मैं वही लिखता हूं, कैल्शियम डाइपिकोलिनेट, इसको हम डाइपिकोलिनिक एसिड भी बोलते हैं। ये हो गया कॉर्टेक्स के बाद। कॉर्टेक्स के बाद क्या था, कोर वॉल, मरून कलर का जो दिखाया है कोर वॉल। कोर वॉल बेटा फिर से किस चीज का बना है, लिपिड एंड प्रोटीन। और बाद में कोर साइटोप्लाज्म या स्पोर कोर जिसको हम बोलते हैं, स्पोर कोर का मतलब कोर साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म होगा, स्पोर कोर मैं लिखता हूं यहां पे, स्पोर कोर मतलब साइटोप्लाज्म एंड डीएनए प्लस डीएनए, ठीक है ना। अब देखो भाई, एंडोस्पोर में इतने सारे कवर्स, सबसे बाहर एक्सोस्पोरियम, उसके बाद स्पोर कोट, स्पोर कोट के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद कोर वॉल, अंदर था वो स्पोर कोर जिसके अंदर मेन चीज है, मेन चीज बोले तो डीएनए एंड साइटोप्लाज्म। इतनी टफ कवरिंग, इसको अनफेवरेबल कंडीशन से कुछ नहीं होता। दैट इज वाई ये बैक्टीरियम इतना टफ खतरनाक टाइप का एंडोस्पोर बनाता है अनफेवरेबल कंडीशंस में। ये रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसको हाई टेम्परेचर से कुछ नहीं होता, रेडिएशन से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, एंटीबायोटिक से एंडोस्पोर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता, केमिकल से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन एक चीज आपने क्वेश्चन पूछा ही नहीं, मैं सोच रहा था तुम लोग क्वेश्चन पूछोगे। यहां पर हुआ क्या, बैक्टीरियल सेल ने खुद को बचाया किस चीज से, हार्मफुल कंडीशन से, अनफेवरेबल कंडीशन से। तो रिप्रोडक्शन कहां हुआ, ये एक बैक्टीरियल सेल के दो बैक्टीरियल सेल्स बने ही नहीं है, नहीं हुआ ना रिप्रोडक्शन, इट इज जस्ट अ मेथड ऑफ प्रोटेक्शन। यहां पर एक बैक्टीरियल सेल का दो सेल्स बना ही नहीं, तो इट इज नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, उस हिसाब से नहीं है ना। दैट इज वाई एंडोस्पोर फॉर्मेशन को हम कभी कभी बोलते हैं रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन। बस बैक्टीरियल सेल ने खुद को बचाया, खुद को रिजुविनेट किया, रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन। लेकिन बैक्टीरियल सेल्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं हुआ, मल्टीप्लीकेशन मतलब बैक्टीरियल सेल्स का नंबर इंक्रीज नहीं हुआ, बस खुद को इसने बचाया, किससे, अनफेवरेबल कंडीशन से। हां जी, इज इट क्लियर? अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो।
हाँ रश्मि बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। रश्मि बच्चा स्क्रीनशॉट ले लो। ग्रेट, चलते हैं बेटा आगे। बाइनरी फिशन हो गया, एंडोस्पोर फॉर्मेशन हो गया। तीसरा मैंने आपको बताया था सिस्ट फॉर्मेशन, याद है ना? अभी अभी बताया मैंने आपको, थर्ड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट फॉर्मेशन भी कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशंस में ही होता है। सिस्ट फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, सिस्ट फॉर्मेशन। हाँ मैं देख रहा हूं बेटा। कट करके आ रहा है क्या? रुको मैं रिफ्रेश करके देखता हूं, रुको रुको रुको। हाँ अभी बताओ रश्मि, अभी आवाज आ रहा है? रश्मि बेटा अभी भी कट कट के आ रहा है आवाज? हाँ अभी भी कट के आ रहा है या साफ आ रहा है, क्लियर आ रहा है वॉइस? क्लियर, चलो भाई ठीक है। तो सिस्ट फॉर्मेशन बैक्टीरिया में कैसे होती है ये देखिए। सिस्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस in unfavorable conditions. अनफेवरेबल कंडीशंस सब बैक्टीरिया में नहीं होता बेटा, ये कुछ बैक्टीरिया में होता है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन भी सारे बैक्टीरिया में नहीं होता, कुछ कुछ बैक्टीरिया में होता है। तो सिस्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन सम बैक्टीरिया। तो यहां पर भी वही, क्या वही, बैक्टीरिया अपने सराउंडिंग में टफ थिक वॉल सिक्रीट करते हैं। Here also bacteria secrete a thick wall around themselves. बिल्कुल एंडोस्पर्म की तरह बैक्टीरिया अपने अराउंड एक थिक वॉल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना? क्यों? अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, रेडिएशन, केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स, इनसे बचने के लिए। लेकिन हल्का सा फर्क है यहां पर बेटा, आपको मैं डायग्राम से दिखाता हूं, वेट कीजिए। हाँ जी, ये देखिए, अगर ये बैक्टीरियल सेल है, ये रहा इसका न्यूक्लियोइड, ये रहा इसका साइटोप्लाज्म, एंड लेट दिस इज द सेल वॉल। तो जैसे ही ये बैक्टीरियल सेल सेंस करेगा कि बाहर मेरे लिए कंडीशंस फेवरेबल नहीं, तो अनफेवरेबल कंडीशंस में ये बैक्टीरियल सेल अपने सराउंडिंग में थिक वॉल प्रोड्यूस करेगा। एक मिनट, ये रहा बैक्टीरियल सेल और अपने सराउंडिंग में थिक वॉल प्रोड्यूस करेगा। थिक वॉल, एक मिनट बेटा जी, थिक वॉल, टफ वॉल, उसी थिक टफ वॉल से खुद को बचाएगा फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस।
ये देखिए, दिस इज द थिक टफ वॉल which protects it from harmful unfavorable conditions. राइट, ठीक है ना। फर्क क्या है इसमें और एंडोस्पोर फॉर्मेशन में? जरा आप पिछले वाले पेज में जाओ बेटा, हम पिछले वाले पेज में जाएंगे। आप जरा देखो एंडोस्पोर कैसे बनता है। एंडोस्पोर में पूरे सेल के सराउंडिंग में थिक वॉल प्रोड्यूस नहीं होता। फिर क्या, बैक्टीरियल सेल के अंदर का प्रोटोप्लाज्म कंट्रैक्ट होता है, एक जगह जमा होता है। जिस जगह पर प्रोटोप्लाज्म जमा होगा उस जगह पर स्ट्रक्चर बनेगा, थिक वॉल बनेगा। ये देखिए, बाकी बैक्टीरियल सेल खाली, एम्प्टी, मतलब यहां पर थिक वॉल स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल के अंदर बनेगा, इसीलिए एंडोस्पोर, एंडो मतलब इनसाइड। और अभी जो मैं सिस्ट आपको बता रहा हूं बेटा जी, तो सिस्ट में देखिए हमने किया क्या, पूरे के पूरे बैक्टीरियल सेल के सराउंडिंग में, ये ब्लैक वाला जो है इट इज बैक्टीरियल सेल, पूरे बैक्टीरियल सेल के सराउंडिंग में थिक टफ वॉल बन गया। ये फर्क है, ये थिक टफ वॉल इस बैक्टीरियल सेल को बचाएगा फ्रॉम हार्मफुल अनफेवरेबल कंडीशंस। यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बैक्टीरियम नहीं होता, बैक्टीरियम का डिवीजन नहीं होता, सिर्फ ये बैक्टीरियम खुद को हार्मफुल कंडीशन से प्रोटेक्ट करेगा कुछ टाइम तक। जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगे उस टाइम ये थिक वॉल बर्स्ट होगा, कट जाएगा और बैक्टीरियम बाहर आएगा। बताओ समझ आया ये? इज इट ओके? है ना? अच्छा जी, अब देखिए, मैंने आपको बताया पहले ही कि बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा कुछ होता है जिसको हम जीन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। अभी हम उसको पढ़ने वाले हैं। और मैंने आपको यह भी बताया मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैंने आपको 3 मेथड्स बताए, सिस्ट फॉर्मेशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन एंड बाइनरी फिशन। अब मैं यहां बोल रहा हूं आपको, सिस्ट फॉर्मेशन में क्या बैक्टीरिया का मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा, बैक्टीरियल सेल्स डिवाइड नहीं होते। एंडोस्पोर फॉर्मेशन में भी यही बताया, बैक्टीरियल सेल्स डिवाइड नहीं होते, दैट इज रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन। तो बैक्टीरियल सेल्स डिवाइड कहां पर होते हैं, मल्टीप्लीकेशन कहां पर होती है, सिर्फ और सिर्फ किसमें, बाइनरी फिशन में। इसीलिए हम बोलते हैं बेटा बैक्टीरिया में मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मेन मेथड कौन सा है, बाइनरी फिशन। देयरफॉर बाइनरी फिशन is the main method of reproduction in bacteria. Main method of reproduction in bacteria. Binary fission is the main method of reproduction in bacteria. क्या समझे? Right? Is it clear? बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो, देन हम आगे बढ़ेंगे। हाँ रश्मि बेटा, स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो। वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे जीन रीअरेंजमेंट, या जीन रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, या हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जीन रीअरेंजमेंट और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन।
बेटा जी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और जीन रीअरेंजमेंट का पहला मेथड, फर्स्ट मेथड इज ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन बोलो या बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन बोलो, एक ही बात, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर किया था एक जेनेटिस्ट ने, उसका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। कब? इन 1928। कौन से बैक्टीरियम में? उस बैक्टीरियम का नाम था डिप्लोकोकस निमोनी। बेटा आजकल इसको डिप्लोकोकस निमोनी नहीं बोलते, इसका न्यू नेम है, और न्यू नेम इज न्यूमोकोकस निमोनी। लेकिन पहले पहले इसको बोला जाता था डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया में बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर किया था किसने? ग्रिफिथ ने। कैसे डिस्कवर किया था? एक मिनट आपको डायग्राम में दिखाता। अगर डायग्राम मिला तो दिखाऊंगा, नहीं तो फिर मैं हाथ से ही कुछ करूंगा। एक मिनट। हाँ, एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम हमको मिला है, बहुत खूबसूरत डायग्राम, एकदम आपको उससे बढ़िया समझ में आएगा। हाँ जी, बताओ, डायग्राम दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना ये? एकदम, बस अब सुनते जाओ मैं क्या बोलूंगा। देखो भाई, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कौन से बैक्टीरियम पे? डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरियम पे, जिसको आजकल की डेट में बोला जाता है न्यूमोकोकस निमोनी। अब देखिए बेटा, यहां पर लिखा है बैक्टीरियल कॉलोनीज। कौन सी बैक्टीरियल कॉलोनीज? डिप्लोकोकस निमोनी। बट नीचे लिखा है रफ नॉन वेरुलेंट टाइप, आर टाइप, नॉन वेरुलेंट टाइप ऑफ डिप्लोकोकस निमोनी। और यहां पर देखिए स्मूथ वेरुलेंट टाइप और एस टाइप, डिप्लोकोकस निमोनी। इसने देखा कि डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक इन्फेक्शियस टाइप, जिससे डिजीज कॉज हो जाए। इन्फेक्शियस टाइप को अगर तुमको बेटा याद होगा, मैंने बताया था विरुलेंट बोलते हैं। विरुलेंट टाइप, पैथोजेनिक टाइप। और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस टाइप। नॉन इन्फेक्शियस टाइप को हम एविरुलेंट टाइप बोलते हैं, या नॉन पैथोजेनिक टाइप। विरुलेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड नॉन विरुलेंट।
विरुलेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेटा स्मूथ वाले होते हैं। कौन से? स्मूथ। दे आर स्मूथ। क्यों स्मूथ बेटा? याद होगा आपको, इनके ये विरुलेंट होते हैं, इनके बाहर सेल वॉल के बाहर एक कैप्सूल टाइप का कवरिंग लगा होता है जिसको हम ग्लाइकोकेलेक्स भी बोलते हैं, मैंने स्ट्रक्चर में पढ़ाया है। तो ऐसे वाले डिप्लोकोकस निमोनी जिनके सेल वॉल के बाहर कैप्सूल या ग्लाइकोकेलेक्स लगा होगा, वो इंफेक्शियस कॉज कराते होंगे और उन्हीं का नाम पड़ा स्मूथ टाइप। और ऐसे वाले बैक्टीरिया डिप्लोकोकस निमोनी जिनके सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकेलेक्स नहीं था, वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कराते, उनको पड़ा नाम एविरुलेंट और रफ टाइप। क्या समझे? तो ये वाले जो है रफ टाइप वाले, ये नॉन वेरुलेंट है या एविरुलेंट, मतलब ये इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकते। ये वाले जो है स्मूथ टाइप, ये वेरुलेंट है, मतलब इनसे इन्फेक्शन होगा। इज इट क्लियर? इसको ये कैसे पता चला कि इन्फेक्शन कौन सा करेगा? आप देखिए, जब इसने रफ बैक्टीरिया को, रफ मतलब टाइप आर वाले को, जो कि नॉन वेरुलेंट इसने बाद में बोला, जब इसने इनको इंजेक्ट किया माउस के अंदर, माउस में कुछ नहीं हुआ, माउस हेल्दी। लेकिन जब स्मूथ वाले बैक्टीरिया को माउस के अंदर इंजेक्ट किया, माउस डाइस, तो इसने तब बताया कि जो स्मूथ वाले बैक्टीरिया हैं डिप्लोकोकस निमोनी के, वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, माउस में निमोनिया कॉज कराते हैं, वो विरुलेंट है, पैथोजेनिक है। लेकिन रफ वाले माउस में निमोनिया कॉज नहीं करते, वो नॉन विरुलेंट है, नॉन पैथोजेनिक है। ठीक है, अब देखो एक्सपेरिमेंट में क्या किया। इन्होंने हीट किल्ड स्मूथ विरुलेंट बैक्टीरिया को लिया। क्या? हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया जिनसे इंफेक्शन होता है, जो विरुलेंट होते हैं, उनको पहले हीट से मारा, हीट किल्ड, माउस में इंजेक्ट कर दिया, लेकिन माउस को कुछ नहीं हुआ, हेल्दी है ना। बाद में क्या किया? हीट किल्ड वाले बैक्टीरिया, स्मूथ हीट किल्ड वाले बैक्टीरिया, आपको दिखाई दे रहा है ना, हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया, स्मूथ वाले क्या है? विरुलेंट, पैथोजेनिक। उनको मिक्स किया किनके साथ? रफ नॉन विरुलेंट वाले बैक्टीरिया के साथ। नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया जिंदा हैं, लेकिन हीट किल्ड वाले मर चुके हैं, दे आर किल्ड, डेड। डेड वाले विरुलेंट बैक्टीरिया को रफ वाले नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया के साथ मिक्स किया और मिक्सचर को डाल दिया किसमें? माउस में। माउस मर गया, परेशान हो गया ना भाई। माउस मरा किससे? निमोनिया से। लेकिन निमोनिया जिन बैक्टीरिया से हो सकता था, वो तो ऑलरेडी किल्ड हैं, तो फिर माउस मरा कैसे? बाद में जब देखा इस माउस के अंदर, ब्लड वगैरह को चेक किया, तो माउस के अंदर स्मूथ टाइप ऑफ बैक्टीरिया पाए गए। किसमें? मरे हुए चूहे में स्मूथ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, मरे हुए चूहे के ब्लड सैंपल में स्मूथ बैक्टीरिया पाए गए। ठीक है ना? तुम लोग समझ रहे हो ना? देखो, स्मूथ बैक्टीरिया से माउस में निमोनिया हो सकता था, लेकिन इसने स्मूथ बैक्टीरिया को पहले ही मार दिया था और मरे हुए स्मूथ बैक्टीरिया के साथ डाला किनको? रफ बैक्टीरिया को। रफ बैक्टीरिया डिजीज कॉज नहीं करा सकते। तो इसके दिमाग में यही था कि माउस के अंदर निमोनिया होगा ही नहीं, क्योंकि जिनसे निमोनिया होने वाला है वो तो ऑलरेडी मर चुके हैं। बट सरप्राइजिंगली माउस के अंदर निमोनिया हो गया और माउस मर गया। ठीक है। बाद में जब मरे हुए चूहे का ब्लड सैंपल देखा गया, तो मरे हुए चूहे के ब्लड सैंपल में पाए गए जिंदा वाले स्मूथ बैक्टीरिया जिनसे निमोनिया हुआ था और वो मर गया था। लेकिन डाले इसने क्या थे? मरे हुए स्मूथ बैक्टीरिया। ये एक्सपेरिमेंट समझ आया? अब मैं इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन बोलूंगा। हाँ, अब देखो, अब बंदे ने क्या किया, ग्रिफिथ ने कुछ कंक्लूजन निकाला। ग्रिफिथ ने बोला कि जो रफ वाले बैक्टीरिया हैं, जिंदा जो थे, नॉन विरुलेंट, जिनसे इन्फेक्शन नहीं होता, नॉन विरुलेंट मतलब जिनसे इन्फेक्शन नहीं होता, ये जिंदा रफ वाले बैक्टीरिया, चलो मैं लाइव लिखता हूं, लाइव मतलब जिंदा, जिंदा बैक्टीरिया से समथिंग निकला, सॉरी, मरे हुए बैक्टीरिया से समथिंग निकला। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। और वो समथिंग चला गया जिंदा बैक्टीरिया के अंदर। जिंदा कौन से वाले थे?
जिंदा कौन से वाले थे? नॉन विरुलेंट वाले। मरे हुए कौन से थे? विरुलेंट वाले। तो हीट किल्ड विरुलेंट बैक्टीरिया से समथिंग निकला, समथिंग। ये समथिंग चला गया नॉन विरुलेंट जिंदा बैक्टीरिया के अंदर। इस समथिंग से ये नॉन विरुलेंट जिंदा बैक्टीरिया कुछ कन्वर्ट हो गए इनटू स्मूथ वंस। यहां पर लिखूंगा मैं समथिंग। ये कंक्लूजन दिया किसने? ग्रिफिथ ने। समथिंग एंटर्ड द लाइव रफ नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया। कहां से? फ्रॉम डेड स्मूथ विरुलेंट बैक्टीरिया। And converted some of them into smooth ones। रफ को स्मूथ में कन्वर्ट किया। by which mouse dies। समझ आई बात? तो हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया से कुछ निकला होगा। वो कुछ, वो समथिंग जिंदा रफ बैक्टीरिया के अंदर चला गया होगा। उस समथिंग की वजह से रफ बैक्टीरिया कन्वर्ट हो गए होंगे इनटू स्मूथ वंस, और वही स्मूथ वंस माउस में निमोनिया कॉज करा के माउस में मार दिए। लेकिन प्रॉब्लम ये था बेटा, ये ग्रिफिथ इस समथिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये समथिंग क्या था? ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन दिस। ठीक है। बाद में कुछ और साइंटिस्ट्स आए इस एक्सपेरिमेंट के बाद। उन्होंने भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने पता लगाया कि ये समथिंग क्या है। कौन से साइंटिस्ट है वो, मैं नाम आपको बताऊंगा लेटर। एवरी, मैक्लॉयड एंड मैककार्टी। एक मिनट, हाँ जी। लेटर एवरी, AVERY, मैक्लॉयड MACLEOD and McCarty explained that the something, इन्होंने कहा कि वो समथिंग जो था वो क्या था? was DNA। इन्होंने कहा कि वो समथिंग जो हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया से निकला। उन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया। बाद में उन्होंने कहा कि वो समथिंग जो स्मूथ बैक्टीरिया से निकला और रफ बैक्टीरिया, जिंदा वाले रफ बैक्टीरिया के अंदर चला गया और रफ बैक्टीरिया को कन्वर्ट किया इनटू स्मूथ वंस। वो समथिंग क्या था? दैट समथिंग वाज नन अदर देन DNA। बताओ, समझ आया? इज इट क्लियर टू यू? यस। हाँ जी, तो स्क्रीनशॉट लेके बेटा डन कर दो। हो गया ना? ग्रेट। अब देखो, अब हम एक्सप्लेन करेंगे बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को।
एक मिनट, ये देखिए, चलो मान लो ये रहा बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरियम? चलो ग्रिफिथ के हिसाब से ही चलते हैं। ये है बैक्टीरियम। कौन सा? दिस इज रफ नॉन विरुलेंट या एविरुलेंट डिप्लोकोकस निमोनी। और यहां पर ये रहा मरा हुआ, हीट किल्ड एस टाइप, स्मूथ टाइप डिप्लोकोकस निमोनी, विरुलेंट। तो ग्रिफिथ एवरी मैकार्डियन मैक्लाइड के हिसाब से इस स्मूथ मरे हुए बैक्टीरिया से समथिंग निकला। वो समथिंग क्या था फाइनली? दैट समथिंग वाज नन अदर देन डीएनए। चलिए, ये समथिंग एक छोटा सा डीएनए था। ठीक, इस बैक्टीरियल सेल के पास कौन सी? रफ नॉन विरुलेंट बैक्टीरियल सेल के पास कैपेबिलिटी है, ये इस डीएनए को खुद ब खुद अंदर लेगा। और जैसे ही इसने डीएनए को अंदर लिया, ये डीएनए कन्वर्ट हो गया, ये डीएनए कन्वर्ट हो गया, सॉरी, ये बैक्टीरियल सेल कन्वर्ट हो गया इनटू व्हाट? ये रहा इसका खुद का डीएनए। और इसने विरुलेंट बैक्टीरियम वाला डीएनए भी अंदर लिया। नाउ ये कन्वर्ट हो चुका है इनटू स्मूथ विरुलेंट बैक्टीरियम। Now it has been converted into smooth, virulent Diplococcus pneumoniae। है ना बेटा? अच्छा, एक और चीज, इसका मतलब स्मूथ विरुलेंट डिप्लोकोकस निमोनी में अगर इंफेक्शन कॉज करने की कैपेबिलिटी थी तो वो किसकी वजह से थी? डीएनए की वजह से। डीएनए में ही जीन्स थे, जिन जीन्स की वजह से वो इंफेक्शन कॉज कराता था। अब वही जीन्स किसमें आ गए? वही जीन्स किसमें आ गए? इस रफ नॉन वेरुलेंट स्ट्रेन में तो ये स्मूथ बन गया। समझ रहे बात? इस प्रोसेस को, कौन सी प्रोसेस? अब प्रोसेस जिसमें इस रफ नॉन वेरुलेंट बैक्टीरिया ने खुद ब खुद एक डीएनए मॉलिक्यूल को अंदर ले लिया, बाहर वाले डीएनए को अंदर लिया और कन्वर्ट हो गया और ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू स्मूथ वेरुलेंट बैक्टीरियम। इस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं लिखूंगा द प्रोसेस इन विच a bacterium takes in the foreign DNA, takes in the foreign DNA to get converted into a new variant, to get converted into a new variant is known as transformation। तो हम बोलेंगे कि रफ नॉन विरुलेंट बैक्टीरियल सेल्स ने स्मूथ विरुलेंट बैक्टीरियल सेल्स का डीएनए खुद ब खुद अंदर लिया और ये ट्रांसफॉर्म हो गए इनटू स्मूथ विरुलेंट डिप्लोकोकस निमोनिया। मतलब रफ बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गए इनटू स्मूथ बैक्टीरिया।
समझ आई बात? लेकिन बेटा एक चीज, इस बैक्टीरियल सेल में ये फॉरेन डीएनए अंदर लेने की कैपेबिलिटी ज्यादा नहीं होती। बैक्टीरियल सेल में फॉरेन डीएनए को अंदर लेने की कैपेबिलिटी ज्यादा नहीं होती। तभी तो मैंने अभी कहा ना कि बाद में जब मरे हुए चूहे के ब्लड सैंपल्स को चेक किया गया तो मरे हुए चूहे के ब्लड सैंपल्स में कुछ बैक्टीरिया, फ्यू बैक्टीरिया स्मूथ बन चुके थे, बाकी सारे क्या थे? रफ। फ्यू मतलब कुछ ही बैक्टीरिया ने स्मूथ बैक्टीरिया से, मरे हुए स्मूथ बैक्टीरिया से जो डीएनए निकला था, कुछ ही बैक्टीरिया ने वो डीएनए अंदर लिया था, सारे उस डीएनए को अंदर नहीं ले पाए थे। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन सारे बैक्टीरिया में नहीं हुआ था। समझ रहे हैं बात? तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या हमने सीखा? एक बैक्टीरियल सेल अगर किसी फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल को खुद ब खुद अंदर ले और कन्वर्ट हो जाए इनटू अ न्यू वेरिएंट, इनटू अ न्यू वैरायटी, इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये रिप्रोडक्शन तो नहीं हुआ ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? फॉरेन डीएनए आया, फॉरेन डीएनए, बाहर का डीएनए आया। डीएनए के अंदर बेटा क्या होते हैं? जीन्स। तो बाहर से जीन्स आए, उन्हीं जीन्स की वजह से ये बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू अ न्यू वेरिएंट। ठीक है ना? क्योंकि बाहर से जीन्स आए, वो बैक्टीरियल सेल के अंदर जाने के बाद अरेंज हो गए। दैट इज व्हाई इट इज अ मेथड ऑफ जीन रीअरेंजमेंट। बताओ समझे कि नहीं? हाँ, इसमें कोई डाउट है क्या? पूछो। इज देयर एनी डाउट इन दिस? नहीं ना? ग्रेट, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले लिया? फिर स्क्रीनशॉट ले लो ना। हाँ, इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है जीन रिकॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट मेथड है दैट इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन, पहला मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन, नाउ ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन भी लगभग लगभग सेम है, मैं डेफिनेशन बताऊंगा। क्या ट्रांसडक्शन मतलब? व्हेन a bacterial cell, when a bacterium या bacterial cell takes up या takes in a foreign DNA molecule, when a bacterial cell takes in a foreign DNA fragment, foreign DNA मतलब वही genes, with the help of a virus and gets converted into a new variant, and gets converted into a new variant. The process is known as transduction. The process is called as transduction. लगभग लगभग सेम। यहां पर भी एक बैक्टीरियल सेल फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट को अंदर लेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रांसफॉर्मेशन में बैक्टीरियल सेल फॉरेन डीएनए को अंदर लेता है खुद ब खुद, बाय इटसेल्फ, लेकिन ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियल सेल फॉरेन डीएनए को अंदर लेता है, खुद नहीं लेता। फिर कैसे? विद द हेल्प ऑफ अ वायरस। इस प्रोसेस को बेटा जी हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन, है ना? ये ट्रांसडक्शन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी स्टार्ट कर दूं बेटा, ये खत्म नहीं होगा, हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, अधूरा रहेगा ये। ठीक है ना? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लिए थे क्या इस पेज का?
तो ट्रांसडक्शन वाली डेफिनेशन का भी ले लो, कोई टेंशन नहीं। अब बचा हमारा ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, सेक्सडक्शन, और अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। राइट? स्क्रीनशॉट हो गया ना बेटा? एक मिनट रुकिए। हाँ जी बेटा, आप क्लास छोड़ सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट लेके जाइयो। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, बाय बेटा जी।